हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। रेफरेंस हमने टी.आर. जैन और विकी ओरिजी की बुक से लिया है। टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं हमको? कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, डिमांड फंक्शन, law of demand, change in quantity demanded and change in demand, cross price effects, relationship between income and demand, impact of taste and preferences on demand for a commodity। तो ये 9 टॉपिक हैं टोटल जो हमको कवर करने हैं, तो ये 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जनरली जो हमारी डिज़ायर्स होती है उसको डिमांड मान लेते हैं। डिज़ायर्स को हम क्या सोच लेते हैं कि वो हमारी डिमांड है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो विश है, वो डिमांड नहीं होती। आपकी विश कभी भी डिमांड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी विश है कि आप BMW गाड़ी लो, ठीक है, तो ये आपकी डिमांड नहीं है। ये आपकी डिमांड नहीं है, ये आपकी विश है। ये आपकी डिमांड कब बनेगी? ये आपकी डिमांड तब बनेगी जब आपके पॉकेट में BMW लेने के लिए पैसे होंगे और आप वो पे करने के लिए रेडी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पॉकेट में BMW लेने के लिए पैसे हैं, लेकिन आप वो पे करने के लिए रेडी नहीं है, तब भी ये आपकी डिमांड नहीं है। डिमांड किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ के लिए डिमांड आप तब बोलोगे जब आपके पॉकेट में उसके लिए पैसे होंगे और आप उसको पे करने के लिए रेडी होंगे। आपको एक LED टीवी खरीदना है, ठीक है, तो आपको खरीदना है, आपका दिल कर रहा है कि LED टीवी होना चाहिए घर में, लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो ये आपकी डिमांड नहीं है, ये आपकी विश है। अब आपको LED टीवी खरीदना है, आपके पॉकेट में पैसे भी हैं और आप पे भी कर सकते हो, पे करना है आपको चाहिए, तो ये आपकी क्या होगी? डिमांड। जब आपकी पॉकेट में पैसे हों और आप पे भी कर सको, पे करने के लिए रेडी हो, तो वो होती है डिमांड। आपकी विश डिमांड नहीं होती है। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। आपकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए उतनी, और आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए स्पेंड करने की, कि हाँ भाई हम स्पेंड कर देंगे। तो वो पर्टिकुलर विश जो आप पे कर सकते हो और आप पे करना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं डिमांड। तो याद रखना, आपकी जितनी भी विशेस हैं वो सब डिमांड नहीं है। जिनके लिए आपकी जेब में पैसे हैं और आप पे करने के लिए रेडी भी हो, खर्चा करने के लिए रेडी हो, सिर्फ वही चीज आपकी डिमांड है। ये आपको शैम्पू की बोतल खरीदनी है हर महीने, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ये इसको डिमांड बोलेंगे कि खरीदनी है। पॉकेट में पैसे भी हैं खरीदने के, शैम्पू की बोतल खरीद लेंगे और पे करना भी है इसके लिए, मतलब कर देंगे यार, खरीद लेंगे, तो इसको बोलते हैं डिमांड। अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें क्या फर्क होता है? देखो, डिमांड जो होता है ना, कि तो वो होता है कि अलग अलग क्वांटिटीज पे आप कितनी मतलब अलग अलग क्वांटिटी के लिए आप कितना प्राइस पे करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखो, एक कमोडिटी एक्स है कोई भी, तो इसकी 10 यूनिट के लिए आप 5 रुपए पे करोगे पर यूनिट। मतलब 10 यूनिट खरीदनी है और आप पर यूनिट कितना पे कर रहे हो? 5, ठीक है। और अगर आपको इसकी 8 यूनिट खरीदनी है तो आप बोल रहे हो कि मैं तब कितना पे करूंगी? 6। और अगर आपको इसकी 6 यूनिट्स खरीदनी है तो आप बोल रहे हो कि आप कितना पे करोगे? 7। हाँ ठीक है, 7। और इसी तरीके से कि अगर कि कितनी क्वांटिटी के लिए आप कितना प्राइस पे करना चाहते हो, अलग अलग क्वांटिटी के लिए आप अलग अलग प्राइस
पे करना चाहते हो, इसको डिमांड बोलते हैं। ठीक है, डिमांड मतलब कि डिफरेंट, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, कि अलग अलग प्राइसेस पे हम कितनी क्वांटिटीज उसको परचेज करेंगे। दस डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स रेफर्स टू 10 यूनिट्स ऑफ एक्स इफ price of x rupees 5 per unit, 8 unit of x if price of x rupees 6 per unit, 6 units of x if price of x is 7 rupees per unit and so on। तो इसी तरीके से कि आप अलग अलग क्वांटिटी के लिए कितना प्राइस पे करोगे। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी। जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है कि अगर 10 यूनिट खरीदनी है तो आपने बोला कि 10 यूनिट के लिए 5 रुपीज पर यूनिट से ज़्यादा पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, ये स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए स्पेसिफिक आपका प्राइस है कि इतनी ही हमको क्वांटिटी खरीदनी है और हम इसके लिए इतना ही पे करेंगे, ना इससे कम क्वांटिटी खरीदनी है और ना ही इससे ज़्यादा हम पे करेंगे। Quantity demanded refers to specific quantity to be purchased against a specific price, against a specific price, एक specific price पे कि 5 रुपए से ज़्यादा नहीं देंगे। Specific price of the commodity. Thus, quantity demanded of commodity X refers to 8 unit of X if price of X happens to be 6 per unit, कि हम 8 यूनिट तभी लेंगे जब उसका प्राइस ₹6 पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में फर्क। डिमांड का यही है कि चलो इतना प्राइस है तो इतनी यूनिट खरीद लेते हैं, इतना प्राइस है तो इतनी यूनिट खरीद लेते हैं, अगर इतना है तो इतनी खरीद लेते हैं। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं, हम इतने में इतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं, मानने तो मानो ना रहने दो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक, जो कि है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल वो टेबल होती है जो अलग अलग क्वांटिटीज हमें बताती है कि हम कितनी एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी जब हम खरीदते हैं तो वो कहते हैं, हम उसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज, मतलब यहाँ पे आपने प्राइस बता दिया कि 1 2 3, तो यहाँ पे क्वांटिटी बता दी कि 3 2 1। ठीक है, जैसे भी, इसको मत समझना अभी, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो ये होता है डिमांड शेड्यूल की टेबल के तौर पे हमने प्राइस बता दिया कि पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या प्राइस है और कितनी क्वांटिटी हम उस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीद रहे हैं। ठीक है, तो और जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल है उसमें दो चीजें आती है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो होता है जब कोई इंडिविजुअल बायर, जो इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल कस्टमर होता है, वो उसका हम डिमांड शेड्यूल बनाते हैं मार्केट का कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी कमोडिटीज खरीदना चाहता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बायर के प्रोस्पेक्टिव से बनाते हैं डिमांड शेड्यूल, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। क्या समझ में आया कि जब भी हम इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से बनाते हैं डिमांड शेड्यूल कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितने प्राइस पे कितनी कमोडिटी ले रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसका देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल बना देते हैं कि कोई एक प्राइस ऑफ एक्स है, मतलब कोई भी गुड एक्स है। ठीक है, उसका प्राइस है हम लाइन टेढ़ी होगी, और क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी एक्स प्रोडक्ट है हमारा, उसकी क्वांटिटी। तो जब प्राइस 1 है ना, तो क्वांटिटी वो ले रहा है 4, कि 1 रुपए में जब कोई चीज मिल रही है तो वो ले लेता है 4। कितनी? 4। ये प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, तो वो 4 ले लेता है। लेकिन जैसे प्राइस बढ़ जाता है वो अपनी क्वांटिटी कम कर देता है, फिर वो कितनी लेता है? 3। फिर प्राइस और बढ़ जाता है तो अपनी क्वांटिटी और कम कर देता है, फिर प्राइस और बढ़ जाता है तो वो अपनी क्वांटिटी और कम कर देता है। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि प्राइस में और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है।
इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि अगर प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। तो प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटी, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ी। तो ये एक एग्जांपल था कि जैसे प्राइस 1 था, जब प्राइस 1 था वो क्वांटिटी 4 ले रहा था, जैसे ही प्राइस 4 रुपए हो गया उसने क्वांटिटी 1 कर दी। पहले 1 रुपए की 4 टॉफी खा रहा था, अब 4 रुपए की 1 ही टॉफी खा रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसमें। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल में जब हम बहुत सारे कंज्यूमर्स को लेके चलते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स को लेके चलते हैं कि वो पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कितना एक प्राइस रेंज पे आप कितनी क्वांटिटी पे कर सकते हो, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आप पर्टिकुलर उस प्राइस के लिए पे कर सकते हो। जब हम बहुत सारे कंज्यूमर के लिए लेके चलते हैं उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल में आता है कि ये कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है, कंज्यूमर सी है, वो उस प्राइस के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के लिए कितना अमाउंट पे करने के लिए रेडी है, कितना अमाउंट वो पे करते हैं। जब हम उसका शेड्यूल बनाते हैं तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। इंडिविजुअल में हम सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं, लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम बहुत सारे कंज्यूमर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे माने से कि प्राइस ऑफ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और हम क्वांटिटी ले लेते हैं कंज्यूमर ए की कि वो कितनी क्वांटिटी पे करना चाहता है कंज्यूमर ए की। दूसरी क्वांटिटी हम ले लेते हैं कंज्यूमर बी की कि वो कितनी क्वांटिटी पे करना चाहता है। तो जब प्राइस 1 था तो कंज्यूमर ए 4 क्वांटिटी ले लेता था, तो कंज्यूमर बी थोड़ा अमीर था, वो 5 ले लेता था। जैसे ही प्राइस 2 रुपए हुआ कंज्यूमर ए 3 क्वांटिटी पे आ गया और कंज्यूमर बी 4 पे। प्राइस 3 हुआ, कंज्यूमर ए क्वांटिटी 2, कंज्यूमर बी क्वांटिटी 3। प्राइस 4 हुआ, कंज्यूमर ए क्वांटिटी 1 पे आ गया और कंज्यूमर बी आ गया क्वांटिटी 2 पे, ठीक है। लेकिन ये अब हम क्या निकालेंगे? मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे? कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के क्वांटिटी को ऐड करके। तो ये होगा हमारा मार्केट डिमांड की मार्केट में कितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। कितना है ये? 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। तो ये है हमारा, ठीक है। तो ये होता है मार्केट डिमांड में। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड वो होता है, वो टेबल होती है जो कि हमें डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर कंज्यूमर इन द मार्केट इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कितना प्राइस पे कर सकता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है। मार्केट डिमांड क्या होता है? वो टेबल होती है जो हमें ये बताती है कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स या फिर हम कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कि जो बहुत सारे बायर्स हैं हमारे, वो एक प्राइस पे, जो भी प्राइस फिक्स्ड है, वो कितनी क्वांटिटी उस पे खरीद सकते हैं, उसका टोटल होता है हमारा मार्केट डिमांड। थर्ड पॉइंट आता है डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। डिमांड कर्व और उसका स्लोप क्या होता है? ये डिमांड शेड्यूल की तरह ही होता है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब हम उसको टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, लेकिन जब हम ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज तो उसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे जब टेबल में बतानी है आपको चीजें तो आप उसको डिमांड शेड्यूल बोल दोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको ग्राफ में बतानी है तो वो हो गई आपकी डिमांड कर्व। तो ये बिल्कुल सेम होता है। डिमांड कर्व क्या होती है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है डिमांड शेड्यूल की, ठीक है।
तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व सेम जब हम सिंगल कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं, और मार्केट डिमांड कर्व सेम बिल्कुल जब हम बहुत सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम बताते हैं कि एक सिंगल कंज्यूमर पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी पे कर सकता है, तो उस पे तो देखो जो हमने पीछे टेबल बनाई थी उसी का अगर हम ग्राफ अगर बनाए तो क्या होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस। तो पहले प्राइस 1 था, फिर प्राइस 2 हुआ, फिर प्राइस 3 हुआ, फिर प्राइस 4 हुआ। यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारी क्वांटिटी यूनिट्स में, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पहले तो ये क्वांटिटीज है हमारी 1 2 3 4। तो जब प्राइस 1 था तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 4 थी, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। फिर प्राइस 2 हुआ तो हमारी क्वांटिटी कितनी हुई, 3 हुई। फिर जब प्राइस 3 हुआ तो हमारी क्वांटिटी 2 हो गई। फिर जब प्राइस 1 हुआ तो हमारी क्वांटिटी 4 हो गई। तो ये जो हमारा डिमांड कर्व बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये देखो लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी आई है, बट ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा जब आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे। तो ये डिमांड कर्व जो बन रहा है, ये हमारी जो लाइन बन रही है इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, ये डाउनवर्ड क्यों जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है ना। तो ये डाउनवर्ड इसलिए जा रही है, क्या शो कर रही है ये डाउनवर्ड जाके, ये हमें ये शो कर रही है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसके क्वांटिटी डिमांडेड में, कि कोई पीछे की डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, तो उसका सीधा सा आंसर है वो इसलिए डाउनवर्ड होता है क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। और उनके बीच में क्या प्राइस और कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हायर प्राइस लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर प्राइस लीड्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व क्या था, जैसे कि बताया था कि जब हम बहुत सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात करते हैं तो वो मार्केट डिमांड कर्व होता है। जब हम उसको कर्व बना के शो करेंगे, तो चलो हम बना के शो कर देते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा ए कंज्यूमर था उसका अगर डिमांड कर्व बनाए तो ये हमारा प्राइस है, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी 4। ठीक है, तो 1 पे क्वांटिटी 4 थी, 2 पे क्वांटिटी 3 आ गई जब प्राइस 2 हुआ, जब प्राइस 3 हुआ तो क्वांटिटी 2 आ गई, सॉरी मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है। फिर जब प्राइस 4 था तो क्वांटिटी 1 हो गई। तो ये कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी है। कंज्यूमर बी की बात करें अगर हम, प्राइस वही 1, 2, 3 और 4, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1, 2, 3, 4 और कितनी थी, 5 थी उसके लिए। 1 पे वो 5 यूनिट ले रहा था, 2 पे वो 4 यूनिट ले रहा था, फिर 3 प्राइस होने के बाद वो कितने ले रहा था, 1 मिनट, 3 ले रहा था। फिर जब प्राइस 4 हुआ तो उसने 2 यूनिट्स ले ली। ये भी कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये इंडिविजुअल था, मतलब सॉरी बी का था। और अगर हम मार्केट डिमांड कर्व बनाए, कंज्यूमर ए बी का तो बना दिया, अगर उन दोनों का टोटल बनाए, मार्केट डिमांड कर्व बनाए, ये प्राइस है, प्राइस 1, 2, 3, 4 ही है, लेकिन ये कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चला गया था ना, 4 और 5। तो प्राइस 1 पे कितना था, 4 + 5 9 हो गया था दोनों कंज्यूमर्स का मिला के। प्राइस 2 पे कितना था, 3 + 4 7 हो गया था दोनों कंज्यूमर का मिला के। प्राइस 3 पे कितना था,
प्राइस 3 पे आ गया था, 2 + 3 5 दोनों कंज्यूमर्स का मिला के। और प्राइस 4 पे कितना था, 1 + 2 3। तो ये भी देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व जो होता है वो इंडिकेट करता है नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड एज, कैसे एस्टिमेट करते हैं हम, कि चेंज, इसको हम चेंज बोलते हैं, चेंज इन प्राइस कितना है चेंज इन क्वांटिटी में। तो इससे हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे डिमांड कर्व का स्लोप कितना कैसा है। नेक्स्ट, इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड कर्व का स्लोप हमें बताता है कि रेशियो में कितना चेंज हुआ है, कि प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी की रेशियो में कितना चेंज आया है। नेगेटिव साइन इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये यही बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। एक मिनट, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं डिमांड कर्व का स्लोप, तो ऐसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये वाई एक्सिस होती है या एक्स एक्सिस होती है, यहाँ हम प्राइस बताते हैं और यहाँ हम क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, हमारे डीडी, ये हमारे डिमांड है, डिमांड लाइन, ठीक है। तो अगर मान लो ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट हम इसको ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, इसको हम सी पॉइंट ले लेते हैं। इसको हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कि चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, यहाँ से यहाँ पहुंच गई क्वांटिटी, तो इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या हो गया, कि चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी किसके इक्वल है, ए बी, ये रहा हमारा ए बी लाइन, और बी सी। चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन बी सी। इट इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन द डिमांड लाइन। डी इज अ लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा ये। डी इज अ लीनियर स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। कि डी क्या है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है, और जो स्लोप होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसके इक्वल हुआ, ए बी के इक्वल हुआ कि इतना चेंज आ रहा है। और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसके इक्वल हुआ, बी सी के इक्वल हुआ, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डिमांड फंक्शन। कि डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन हमें वो शो करता है, क्या शो करता है, रिलेशनशिप किसके बीच में, डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। की किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और उसके बाकी जो डिटर्मिनेंट्स हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें डिमांड फंक्शन शो करता है। इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू
its own price of the commodity और income of the consumer और other determinants की डिमांड जो है किस चीज पे डिपेंड करती है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के खुद के प्राइस पे या कंज्यूमर की इनकम पे या किसी और डिटर्मिनेंट्स पे। तो हमको इसके दो टाइप पढ़ने हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ये क्या हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड के लिए, कि मतलब अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड रखनी है तो आप क्या क्या अपने माइंड में सोचोगे उसके लिए। तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड के लिए, तो इसको हम बोलते हैं dx इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट में px pr/y/te। dx क्या होता है? dx होता है क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी डिमांड है। ये कैसे निकलेगी, ये कैसे पता चलेगा? तो px होता है हमारा ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का खुद का क्या प्राइस है, ये होता है px। pr होता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि उससे रिलेटेड गुड जितने भी हैं उनका क्या प्राइस है। y होता है कंज्यूमर की खुद की इनकम, वो कितनी है। t होता है कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है। e है हमारा कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस, कि कंज्यूमर की खुद की एक्सपेक्टेशंस क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले px जो था हमारा ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इसका क्या मतलब है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, with the rise in own price of the commodity its demand contracts, and with the fall in its own price the demand extends. This inverse relationship between own price of the commodity and its demand is called law of demand. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी चीजों को तो कांस्टेंट मान लो, कुछ और चीजें उनमें चेंज नहीं आ रहा, वो सब कांस्टेंट है, लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो आप ये मान लो उसकी डिमांड जो है वो घट जाएगी, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अगर प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, और इसको ही हम लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जितने भी है हम उनको अज्यूम कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसके प्राइस पे भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट करती है। अब कौन कौन से होते हैं ये रिलेटेड गुड्स? सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो टी का सब्स्टिट्यूट कौन सा है? कॉफी। टी का प्राइस बढ़ा तो डिमांड किसकी बढ़ी? कॉफी की। टी का प्राइस घटा तो डिमांड कॉफी की घट गई। ठीक है, या फिर बॉल पेन या जेल पेन, कुछ इस तरीके के हम एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, तो इसमें कैसा रिलेशनशिप होगा? पॉजिटिव है, कि एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स? दीज आर द गुड्स which can be substituted for each other, such as tea and coffee or ball pen, ink pen. In case of such goods, increase in the price of one causes increase in demand of the other, and decrease in the price of one causes decrease in the demand of the other. कि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस घटा तो दूसरे की डिमांड घटेगी। Increase in the price of coffee, for example, will increase the demand for tea.
कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। द कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कॉफी टू द कंजम्पशन ऑफ टी, तो वो कॉफी की जगह टी पीने लग जाएंगे। दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने पेन ले लिया लेकिन उसके अंदर इंक ही नहीं है तो उस पेन का क्या फायदा। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस घटेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। पेन का प्राइस घटेगा तो इंक की डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं, आई थिंक गलत तो नहीं लिखा मैंने, नहीं सही लिखा है। These are those goods which complete the demand for each other and are therefore demanded together, कि जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं इसलिए इनको एक साथ ही डिमांड किया जाता है। जैसे पेन और इंक हो गया, ब्रेड और बटर हो गया, मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेस इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर, एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। एंड अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेस डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर, कि अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन राइजेस, अगर फाउंटेन पेन का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर इंक विल ऑल्सो फॉल, और इसी तरीके से इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन फॉल्स, अगर फाउंटेन पेन का प्राइस घट गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड इंक की भी बढ़ जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट ये कौन सा था हमारा, चल रहा था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारा Y, जो कि है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स, की सोचो आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी बढ़ गई है तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा, कि देखो अगर आपकी इनकम बढ़ी तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड भी आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी इनकम घटी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड घट जाएगी। On the other hand, the demand for inferior goods like coarse grain tend to decrease with increase in income and vice versa. लेकिन जो inferior goods होते हैं, सस्ते goods होते हैं, उनके साथ उल्टा होता है कि अगर इनकम बढ़ी तो inferior goods की डिमांड घट जाएगी, इनकम घटी तो inferior goods की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल गुड्स और inferior goods में डिफरेंस कर लेते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, मतलब इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड वाइस वर्सा, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं आर दोज इन केस ऑफ विच देयर इज नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हम बोलते हैं इनकम और क्वांटिटी डिमांड में, मतलब इनकम बढ़ी तो डिमांड घटी, ठीक है। अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी जब इनकम बढ़ेगी। इनकम इफेक्ट इसमें पॉजिटिव रहता है और इसमें नेगेटिव रहता है, क्योंकि इनकम बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ती है, इनकम बढ़ने पे डिमांड घट जाती है, तो इसलिए नेगेटिव है। नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी द इसेंशियल ऑफ लाइफ। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं होते हैं जिंदगी के लिए, मे और मे नॉट बी, हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं। इंफीरियर गुड्स जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, जैसे कि पीपल बाय इंफीरियर गुड्स लार्जली बिकॉज दे आर इसेंशियल्स ऑफ लाइफ, कि वो इंफीरियर गुड्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। कि आपको ग्रेन्स खरीदनी है, आटा दाल चावल ये सब चीजें खरीदने हैं, क्यों, क्योंकि ये जरूरी है। बाकी जो मतलब अब जैसे आपको राइस ही खरीदने हैं, आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड के खरीदने हैं,
कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड है वो नॉर्मल गुड में आ जाएगा, लेकिन आपको राइस खरीदने कोई से भी मिले तो वो इंफीरियर में आ जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। कि नॉर्मल गुड के केस में जो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस होता है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस बढ़ गया उस पर्टिकुलर कमोडिटी का तो डिमांड घट जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर मे और मे नॉट बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आपने चावल खाने हैं, इसका प्राइस बढ़ गया तो भी हो सकता है कि आप अपनी डिमांड कम ना करो। भाई अगर घर में 3 किलो आते हैं तो अब उसको खाना कम थोड़ी कर सकते हैं, 3 किलो ही खाएंगे ना, तो हो सकता है कि कम कर दो कि नहीं इतना नहीं पे कर सकते, तो मे और मे नॉट बी, इसमें कंफर्म नहीं होता। अगला आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कौन सा था हमारा? टी। The demand for goods and services also depend on individual taste and preferences। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, Taste and preferences of the consumer are influenced by advertisement, change in fashion, climate, new invention, etc. जो टेस्ट और प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का वो किन चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है? एडवर्टीजमेंट से हो सकता है, फैशन में कोई नया चेंज आया, क्लाइमेट में चेंज आया, कोई नई इन्वेंशन हुई है, इन सब चीजों पे। अदर थिंग्स को हम इक्वल मान के चलते हैं। डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा, उसके लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगी। कॉन्ट्रेरी टू इट if taste or preference for a product is fading या decreasing, its demand will decrease। कि उसका डिमांड कम हो जाएगा। जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे तो जैसे उसका टेस्ट कम हुआ लोगों में तो उसकी डिमांड भी कम हो गई। तो जो अब बाद में कलर टीवी, एलईडी टीवी आए तो टेस्ट बढ़ा तो डिमांड भी उनकी बढ़ गई। नेक्स्ट ई पॉइंट था हमारा एक्सपेक्टेशंस। If the consumer expects a significant change in the availability of the concerned commodity in the near future, he may decide to change his present demand for the commodity। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वर्सन को स्विफ्ट कार खरीदनी है, लेकिन उसको पता लग जाता है किसी तरीके से कि ये फ्यूचर में क्या होने वाली है, डिसकंटिन्यू होने वाली है, ठीक है, बंद होने वाली है। तो क्या करेगा? जाके चुपचाप अभी खरीद लेगा। ठीक है, आपको मान लो आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट खाना बहुत पसंद है और आपको ये पता लग जाए कि ये कल बंद होने वाली है, ये कल से आपको नहीं मिलेगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो आप जाके आज 10-12 चॉकलेट आराम से खरीद लोगे। तो कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर उसको पता चल जाए कि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होने वाली है तो वो जाके उसको खरीद लेता है, तब उसकी प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाती है उसके लिए। particularly if the consumer fear acute shortage of the commodity in the near future, he may raise his present demand for the commodity at its existing price। कि वो अपनी उस पर्टिकुलर प्राइस पे ही अपनी डिमांड बढ़ा देता है, क्वांटिटी बढ़ा देता है। तो ये वो जो थे सारे जो हमने अभी तक पढ़े वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या है? इट शोज हाउ मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कि मार्केट में जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है वो किन किन डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करती है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसका होगा मार्केट डीएक्स, डीएक्स हमने पढ़ लिया था, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, पीएक्स प्राइस ऑफ इट्स ऑन कमोडिटी, पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ई था हमारा एक्सपेक्टेशंस, एन आया हमारा पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ बायर्स कि नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, साइज क्या है हमारी पॉपुलेशन का, और वाई डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारी इकोनॉमी में। तो इन सब चीजों पे अब बाकी सारे पॉइंट्स तो हमने पढ़ लिए थे। पॉपुलेशन ऑफ साइज का क्या मतलब है? डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन। कि देखो डिमांड तब इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज होगी डिमांड भी बढ़ जाएगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। पॉपुलेशन डिक्रीज हुई तो डिमांड भी
डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज द नंबर ऑफ बायर ऑफ द प्रोडक्ट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज। देख, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो लोग खरीदने वाले भी तो इंक्रीज हो जाएंगे, खरीदने वाले इंक्रीज हुए तो डिमांड भी तो इंक्रीज हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड, ठीक है, तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी डिमांड को अफेक्ट करता है। If composition of population changes, example female population increases, demand for goods meant for women will go up। अगर फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वुमेन्स की चीजों की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, ठीक है। जो मार्केट डिमांड है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि जो सोसाइटी की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर। If income is equitable distributed, there will be more demand। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती तो ज्यादा डिमांड होती किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। If income is not equitably distributed, there will be less demand। इनकम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो लेस डिमांड होगी। In the later case, more income will concentrate with the rich। मतलब कि इनकम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक रिच पर्सन जो है, फॉर एग्जाम्पल रिच तो क्या ही होगा, ये 1 लाख कमा रहा है, एक पुअर पर्सन जो है 1000 पर पर्सन, ठीक है। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड रिच लोगों की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंक्रीज ज्यादा होगी लेकिन गरीबों में कम होगी। Large sector of the society will be poor and because of its low income market demand will also be low। कि रिच तो मान लो सिर्फ 1000 ही हैं लेकिन 1 लाख पुअर है, 1 लाख पुअर 1000 रुपए कमा रहे हैं लेकिन रिच 1000 है, वो 1 लाख कमा रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड 1000 लोगों में है लेकिन बाकी के 1 लाख लोगों में तो नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा चलता है इसके हिसाब से। चलिए अब हमारा 5th पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि बाकी सारी चीजों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, अदर थिंग्स जितनी भी है हम उनको कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि इक्वल मान लेते हैं, मतलब कि उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, हम ये मान लेते हैं। चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा सिर्फ डिमांड में और प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट जो भी बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। तो सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे लॉ ऑफ डिमांड होता है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, लेकिन जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और यही हमारी लॉ ऑफ डिमांड होती है कि प्राइस में और डिमांड में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। The law of demand states that other things being equal, other things जितनी भी है वो सब equal रहेंगी, quantity demanded increases with a decrease in own price of the commodity। demand increase होगी कब, जैसे ही decrease होगा प्राइस में आपकी demand increase हो जाएगी उस particular commodity की, and vice versa। मतलब कि जब demand decrease होगी इसका मतलब है कि प्राइस में increase हो गया। In other words, there is an inverse relationship between quantity demanded of a commodity and its own price। Other things remain constant। कि हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और बाकी सारी चीजें कि कंज्यूमर की इनकम, जितने भी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो सब हम क्या मानते हैं, हम वो मानते हैं कि वो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। The term other things being equal implies that all other determinants, जितने भी determinants हमने पढ़े थे अभी, determinants of demand other than own price of the commodity, जो कि own जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, own price of the commodity को छोड़कर बाकी सारी चीजें जितनी भी है हम उसको constant मान के चलेंगे। अगर देखो इसका एक हम डिमांड शेड्यूल बनाए,
प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी हम ले रहे हैं 100 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस 9 हो गया, प्राइस गिर गया तो क्वांटिटी बढ़ा दी हमने 150 यूनिट कर दी। प्राइस और गिर गया क्वांटिटी हमने 200 यूनिट कर दी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हमारा प्राइस गिर रहा है डिमांड इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। तो अगर ये डिमांड शेड्यूल था, अगर हम इसको डिमांड कर्व में शो करें, डिमांड कर्व बना के शो करें, इसका कुछ इस तरीके से बनता है कि ये प्राइस 1 है तो ये क्वांटिटी 1, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी आपकी कम हो गई, ठीक है। या फिर प्राइस घटा या बढ़ा, उस हिसाब से आप बना लेना। प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी घट गई, प्राइस घट गया तो क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे बनता है ये, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये यहाँ पे मिलेगा डिमांड का। assumptions क्या क्या होती है लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड when other things remain the same, other things को हम सेम मान के चलते हैं। Here other things refers to other factors other than own price of the commodity, other factors जितने भी हैं own price of the commodity को छोड़ के उसका बात कर रहे हैं हम, ठीक है। Thus other things remain constant means that अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो होते हैं कंज्यूमर के वो कांस्टेंट रहेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर, जो बायर है उसकी इनकम में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज, के रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी चेंज नहीं होंगे। कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, कि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई भी अवेलेबिलिटी की कमी नहीं होगी फ्यूचर में। तो कंज्यूमर ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलता, ये हम अज्यूम कर लेते हैं जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। तो ये सारी अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की, कि बाकी जितनी भी चीजें हैं बस सिंपल सी बात है, जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे वो सब में बिल्कुल किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। चेंज किस में आएगा, सिर्फ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, सिर्फ इनमें चेंज आएगा और इन दोनों के बीच में होगा इनवर्स रिलेशनशिप। अगला पॉइंट है व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, कि जब प्राइस गिरता है तो हम ज्यादा क्यों खरीदते हैं, या फिर व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, वो बताते हैं। Downward slope of demand curve indicate that more is purchased in response to fall in price. Downward slope का मतलब यही है जो हमने बताया था कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। There is an inverse relationship between own price of a commodity and its quantity demanded. ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। This may be explained in terms of the following factors. और क्यों होता है, कुछ फैक्टर्स पे पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मतलब जो सेटिस्फेक्शन हमें उससे मिलती है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। अकॉर्डिंगली फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये हमारा ये एक माइंड होता है, हम सोच लेते हैं कि जैसे जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है घट जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपको धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट आता है इनकम इफेक्ट। देखो इनकम इफेक्ट का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि कंज्यूमर की क्या इनकम है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कंज्यूमर की इनकम अच्छी है तो वो ज्यादा खरीद लेगा, लेकिन अच्छी नहीं है तो वो कम खरीदेगा।
refers to the effect on quantity demanded when real income of the buyer changes owing to change in price of the commodity. प्राइस में भी चेंज आ रहा है और इनकम में भी चेंज आ रहा है. With the fall in price, real income increases. प्राइस में चेंज आने पे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है. अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपेंड्स, कि फिर क्या होगा उससे, फिर डिमांड भी उस पर्टिकुलर चीज की इंक्रीज हो जाएगी. तो इनकम और डिमांड में तो पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है कि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी. ठीक है, इनकम घट रही है तो डिमांड भी घटेगी, लेकिन तब क्या हो रहा होगा, प्राइस बढ़ेगी. जब प्राइस बढ़ेगा तो इनकम घटेगी, प्राइस घटेगा तो इनकम बढ़ेगी. तो इन दोनों में भी कैसा रिलेशन है, इनवर्स. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि देखो टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, कॉफी की डिमांड, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट चलता है, इनवर्स नहीं है. एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है. Substitution effect refers to substitution of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper. ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि दूसरी कमोडिटी की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है जैसे ही पुरानी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं. दूसरी कमोडिटी की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है जैसे ही पुरानी पहली वाली कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होते हैं. Thus, when own price of commodity X fall, it becomes cheaper in relation to commodity Y. तो जब टी एक्स मान लेते हैं हम इसको, टी का प्राइस फॉल होगा, कम होगा, तो ये कॉफी से सस्ती होने लगेगी. ठीक है, तो कॉफी की डिमांड घट जाएगी इसके प्राइस कम होने से. अकॉर्डिंगली एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वाई. तो जो लोग कॉफी पी रहे थे, टी के प्राइस कम होने से वो टी पीने लगेंगे. ठीक है. It is expansion of demand for commodity X due to substitution effect. यहाँ पे डिमांड की बढ़ोतरी हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से. नेक्स्ट आते हैं साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. When price of a commodity falls, many more buyers can afford to buy it. Accordingly, demand for the commodity expect. देखो जैसे ही प्राइस किसी भी चीज का घटेगा तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और जो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर होंगे, ठीक है, बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं उसको अब परचेज करना चाहेंगे. क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो कम हो गया है. नेक्स्ट आता है डिफरेंट यूजेस. अब एक गुड के ना बहुत सारे यूजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क होता है, उससे हम कितनी सारी चीजें बनाते हैं, दही बनाते हैं, चीज बनाते हैं, ठीक है, बटर बनाते हैं, बहुत कुछ हम बनाते हैं. ठीक है, बहुत कुछ हम मिल्क से बनाते हैं. तो अगर मिल्क का प्राइस घटेगा तो मिल्क की डिमांड तो अपने आप ही इंक्रीज होगी, और फिर साथ के साथ इन सब चीजों की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनका भी प्राइस घट जाएगा. ये बनती किससे है, मिल्क से बनती है, तो मिल्क का प्राइस घटेगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. अ गुड मे हैव सेवरल यूजेस. Milk, for example, is used for making curd, cheese and butter. If price of milk reduces, it will be put to different uses. कि अगर इसका प्राइस घटेगा तो अगर मान लो इन सब का प्राइस नहीं भी घट रहा है तो मिल्क को हम ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों पे लगाने की कोशिश करेंगे कि हम मिल्क का ज्यादा से ज्यादा यूज दूसरी चीजें बनाने में करें, क्योंकि मिल्क का प्राइस तो घट गया है. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरी चीजें हम बनाएं, क्योंकि उन बाकी चीजों का प्राइस नहीं घटा है. अभी सिर्फ मिल्क का प्राइस घटा है, हम ये मान लेते हैं, नहीं घटा है इनका प्राइस, मिल्क का प्राइस घटा है, बाकी चीजों का नहीं घटा है, तो हम मिल्क का यूज करेंगे बाकी चीजें बनाने में. ठीक है, तो इससे क्या होगा, मिल्क की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब कुछ एक्सेप्शंस आती हैं लॉ ऑफ डिमांड की. लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. जैसे सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. Certain goods are the article of social distinction. These goods are demanded only because their prices are very high. देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इसीलिए होती है क्योंकि उनका जो प्राइस होता है वो हाई होता है. ठीक है, जैसे कि प्रेशियस डायमंड्स हो गए, ठीक है, विंटेज कार हो गई, इनकी मार्केट में डिमांड इसी वजह से है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे मिलते हैं. तो ये भी एक्सेप्शन है लॉ की कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है इस केस में. तो ये लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है जहाँ पे प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कुछ चीजों में कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डिमांड प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज हो जाती है.
ठीक है। If their prices fall, they will no longer be considered as article of distinction and their demand will shrink. अगर देखो उनका प्राइस कम हो जाएगा तो उनके डिमांड भी कम हो जाएगी। Thus these goods deny the law of demand. तो ये लॉ ऑफ डिमांड को कंसिडर नहीं करते, मना कर देते, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या डिफाई। प्रेशियस डायमंड्स, विंटेज कार, ये सब इसके एग्जाम्पल है। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स मतलब जो बहुत ही ज्यादा सस्ते गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, बहुत ही सस्ते दामों पे जो मिलते हैं हमको, अगर इनका प्राइस और कम हो गया तो इनकी डिमांड भी और कम हो जाएगी। मतलब ये बहुत ही ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत कम प्राइस पे मिलते हैं, तो इनकी नॉर्मल डिमांड रहती है। लेकिन अगर इनका प्राइस और कम होता चला गया, इनकी क्वालिटी और डिक्रीज होती चली गई, तो इनकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इसमें इनकम का नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स द डिमांड आल्सो फॉल्स। इनका प्राइस जब कम होगा तो इनका डिमांड भी कम होगी। इवन व्हेन दे हैपन टू बी रिलेटिवली चीपर देन अदर गुड्स, भले ही वो कितने भी सस्ते क्यों ना हो बाकी चीजों से, तो इनकी डिमांड कम होगी। दिस इज प्रॉपर्ली नोन एज गिफन पैराडॉक्स। इसको हम गिफन पैराडॉक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इर्रेशनल जजमेंट। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स होता है जब कंज्यूमर जो होता है जज कर लेता है किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी को उसके प्राइस से। आप मार्केट में जाते हो, आपको एक कुछ भी मतलब चलो शूज ले लेते हैं, आपको पसंद आ जाते हैं वो, ठीक है, कि अरे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने ब्रांड का नाम नहीं देखा, लोकल मार्केट में गए, आपने बस इतना देखा, ठीक है, कि ये शूज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है, लाइट वेट भी है और मतलब क्वालिटी अच्छी लग रही है। फिर आप क्या करते हो, आप पूछते हो शॉपकीपर से उसका प्राइस। शॉपकीपर बोल देता है कि ये 500 रुपीज का है। लेकिन आप अमीर हो, थोड़े 500 रुपए के कौन से जूते आते हैं भाई, मैं तो नहीं पहनता हूँ 500 रुपए के जूते, मेरे को कम से कम, ज्यादा अमीर नहीं हो आप, 1000 रुपए के जूते चाहिए, ठीक है। तो आप फिर उसकी क्वालिटी को जज करने लग जाते हो। अभी तक आप ये बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन जैसे ही उसने बोला 500 रुपीज, आपके माइंड में आया यार 500 रुपीज में क्या ही क्वालिटी होगी। तो ये रैशनल जजमेंट होती है जो आप प्राइस देख के जज करते हो, ठीक है। और इसी शूज का प्राइस अगर उसने बोला होता ना 2000, तो आप बोलते लग भी रहे हैं, पर मेरा तो बजट 1000 का ही, मैं नहीं ले सकता। It is an irrational judgment. Perhaps it is owing to huge price difference between organic and non-organic product in the market. That richer section of the society considered organic product as of very high quality. Accordingly, quantity demanded of these product has tended to rise even when their prices are extremely high. अब देखो ये तो शूज का एग्जांपल था। देखो अगर हम लें कि कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो नॉन ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मतलब है कि इसमें जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स जो हैं वो बेसिकली नहीं होते, पर ये मिथ है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में केमिकल्स होते हैं, लेकिन नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के मुकाबले कम होते हैं। तो जो रिचर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो ये सोचता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती होगी, तो उसका प्राइस जितना मर्जी हाई कर लो वो उसी को खरीदते हैं। लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती उसकी जितना उसका प्राइस होता है। कुछ तो होते हैं एक्चुअल में बहुत ऑर्गेनिक वे में बनाए होते हैं, तो उनका प्राइस हाई होता है, तो उनको खरीदो तो कुछ नुकसान इतना है नहीं। लेकिन ये मिथ भी है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट आता है डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। तो ये जो एक्सेप्शंस थी यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड बनेगा, तो यहाँ पे हमारी लॉ ऑफ डिमांड क्या होगी, फेल हो जाएगी। व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स द डिमांड कर्व डज नॉट स्लोप डाउनवर्ड, इंस्टेड इट स्लोप अपवर्ड। तो जब डिमांड कर्व हमारा अपवर्ड बनेगा तो इसका मतलब है हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गई। ये हमारा प्राइस P1 है और ये हमारी Q1 क्वांटिटी है। प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी भी हमारी बढ़ गई, ठीक है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ गई,
तो यहाँ क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड हमारी फेल हो गई। ये किस केस में होता है, ये गिवन गुड्स में होता है, और दूसरा वाला जो सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जो हम माइंड में लेके चलते हैं भाई, विंटेज कार सस्ती हो गई तो नहीं खरीदेंगे, महंगी है इसीलिए खरीदेंगे। ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी इस कर्व की। तो थैंक यू सो मच ये पार्ट देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और पार्ट 2 जरूर देखना। थैंक यू सो मच।